पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात वो कंप्लीट फ्रीज़ हैं इंजमाद के इस वक्त माहौल में, लेकिन उधर हम देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी के सरबराह तब्दील हो गए हैं। अब वो 30 जून को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, फिर उनकी यूनिफॉर्म चेंज होने जा रही है वंस अगेन, इससे पहले भी चेंज हुई। पाकिस्तान में उन्होंने नए डिप्लोमेट उनकी अपॉइंटमेंट कर दिए, चार्ज डी अफेयर आ रहे हैं, सब बदल रहा है। यहाँ तक कि उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल के मुशीर हैं नए, वो जो अपॉइंट किए गए हैं वो पहली बार हाजिर सर्विस फौजी हैं। सो इन चेंजेस को आप पाक भारत ताल्लुकात के ज़िम्मे में कैसे देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? नहीं, पॉजिटिव है, क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं, जो हमारे झगड़े हैं, उसकी तरफ तो अब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कश्मीर का जो मेन इशू है, अब मसला ये बन गया है कि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान में और केपी में भी इस एक हद तक मदाखलत कर रहा है, और ये जिसे वो दोवल डॉक्ट्रिन कहते हैं जी, और इसको छुपाते भी नहीं है वो। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अभी हाल ही में बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान और चाइना ने मूव किया था जी, कि BLA जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और उनके जो सरबराह हैं उनको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और सैंक्शंस लगाए जाए उनके जी, और उसको अपोज किया है अमेरिका ने वीटो कर दिया, उसको नहीं होने दिया। अच्छा, तो इसकी भी अहमियत है ना कि इंडिया के कहने के ऊपर किया है ना ये। अदरवाइज क्या अमेरिका को क्या तकलीफ है कि अगर हम कह रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान इसको प्रपोज कर रहे थे कि हमारे ऊपर टेररिज्म हो रही है और ये हो रहा है, तो उसको ओके कर देता, नहीं किया। इसका ये मतलब है कि अमेरिका भी बलूचिस्तान के अंदर अपना हाथ रखना चाहता है अभी तक। वो भी आगे देख रहा है कि आगे हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया और अमेरिका जो है वो इस वक्त इस किस्म की ये गेम भी खेल रहे हैं आपके साथ। अच्छा, तो आई थिंक आयशा के इसके साथ सिग्नल यही मिलता है कि जो कोर इशू है वो अब ख़त्म है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमेरिका एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हमारी तरफ से भी अब वो शदीद उस किस्म की जो इंटरवेंशनिज्म थी वो नहीं रही। हम भी अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इसी तरीके के साथ अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं, स्पेशली TTP, उसके साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं उधर फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया के साथ जो ट्रैक 2 चल रहा है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों ट्रैक 2? ट्रैक 1 तो डायरेक्ट होता है जी। ट्रैक 1.5 जिसमें ऑफिशियल्स भी होते हैं रिटायर्ड, और कुछ मीडिया वाले भी लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, दोनों तरफ से, वो भी ख़त्म हो गया। अब ट्रैक 2 जो है वो बिल्कुल 2.0 जैसे कहते हैं जी। उसमें सारे ऑफिशियल्स हैं, रिटायर्ड एंड सर्विंग, दोनों तरफ से जी। और इनका मकसद क्या है? ये 3 राउंड हो चुके हैं ऑलरेडी, 2 राउंड और होने हैं जी। एक राउंड मेरा ख्याल है और 3 राउंड हो चुके हैं मेरा ख्याल है। एक राउंड कहाँ हुआ है? इधर कहते हैं कि किसी ईस्ट ऑफ इंडिया का जिक्र किया जा रहा है कि ईस्ट ऑफ इंडिया में कोई मुल्क है जहाँ इन्होंने कैपिटल सिटी इन इंडिया इज ईस्ट, या यू आर राइट। एंड देन ऑटवा बेस्ड थिंक टैंक फॉर्मेट लास्ट ईयर हुआ जो 2025 में, ये दोनों पेशरफ्त हुई, और फिर फरवरी में हमने दोहा में। तो ये 3 राउंड हो चुके हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें फैसला ये हुआ कि हमने कश्मीर भी नहीं डिस्कस करना, हमने ये देखना है कि एक जंग की सूरत है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक नो वॉर नो पीस सिचुएशन है। इंडिया ने वॉर डिक्लेयर की हुई है, हमने वॉर नहीं डिक्लेयर की हुई, मगर पीस चल रही है। तो किसी वक्त भी, क्योंकि वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है, तो किसी वक्त इंडिया फिर हमला कर सकता है। ये इंडिया ने ऑप्शन अपने पास रखा हुआ है जी। तो अगर ऐसी सूरतें होती है तो फिर मैनेज कैसे किया जाएगा कॉन्फ्लिक्ट को? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो एस्केलेशन लैडर पे चढ़ जाएगी जी। इंडिया जो भी करेगा पाकिस्तान 1.5 करेगा, वो ईरान वाला फॉर्मूला कि आप ये करेंगे तो हम 1.5 करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से। फिर वो है 1.5 का वो 2 करेंगे जी। 2 का हम 2.5 कर देंगे, ठीक है। तो ये तो चढ़ता जाएगा एस्केलेशन की तरफ। तो इसको मैनेज कैसे करना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो अब भी ये उसी फार्मूले में है कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, क्या होगा, फिर शुरू हो जाएगा कुछ, अच्छा। उसको कैसे कंट्रोल में रखना है, उसको एस्केलेट नहीं होने देना। आई थिंक दिस इज व्हाट दे आर डिस्कसिंग, इंक्लूडिंग ये कि जी हॉटलाइंस, DGMOs जी। तो ये किस तरीके के साथ आप आपस में राब्ते होंगे, कौन क्या करेगा, कैसे होगा, ताकि ये आउट ऑफ हैंड ना हो जाए कॉन्फ्लिक्ट।
तो ये इस किस्म की आई थिंक डिस्कशंस चल रही हैं। तो पाकिस्तान में नए सफारतकार की तैनाती क्या बताती नहीं, है, ये जो श्रीलंका में भी सर्व कर हाँ, रहे हैं? ये कोई इतना बड़ा कदम नहीं है। ऑलरेडी एक थी खातून, जी, जी। और उनके 3 साल पूरे गीतिका। हो गए, वो चली गई, जा रही है। जी, जी, तो ये वो जा साहब आ रहे हैं, इसका कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। ओके। और जो उनके ऑपरेशनल कमांड में बहुत सी चेंजेस आई हैं, आर्मी चीफ सरदस्त उनके तब्दील हो रहे हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो सदर्न कमांड का है, साउथ वेस्ट कमांड का है, फिर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स को उन्होंने लीड किया जम्मू कश्मीर में। इसका सिर्फ अहमियत यही है कि अब वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ना, जी, उसके अंदर आर्मी चीफ भी बैठेगा। पहले शायद वो नहीं बैठते थे, पहले रिटायर्ड लोग बैठते थे उसके अंदर। जो मैंने पढ़ा है कि ये अब आर्मी चीफ को भी वहाँ सीट मिल जाएगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। अच्छा। डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जिन्होंने डीजीएमओ के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में स्पेयर हेड किया, उनको सिक्योरिटी काउंसिल में मिलिट्री एडवाइजर एज अ मिलिट्री एडवाइजर। जी जी, अजीत डोभाल साहब की जो सिक्योरिटी काउंसिल है। हाँ, मगर अजीत डोभाल साहब तो रिटायर्ड लोग लेके आते हैं जी, जो वो चाहे वो उधर ही जाए, वो तो अपनी टीम को तकड़ा करते हैं ना। तो उन्होंने तो अपनी टीम में रिटायर्ड, पहले भी रिटायर्ड एक एक्स आर्मी चीफ को लेके आए थे जी, अभी भी लेके आए थे, अभी भी हैं वो। जी। अब ये जो चीफ है, आई थिंक ही भी जाहिर है चीफ डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये तो अब ही विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन हाजिर सर्विस का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है अभी कमिंग फ्यूचर में?